देखिए, ये क्लास 10th की साइंस की चैप्टर 2 की फिफ्थ वीडियो है, 5वीं। इससे पहले हम इसी चैप्टर की 4 वीडियो ला चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण। हमने अभी तक सब कुछ पढ़ लिया, बस ये इसकी लास्ट वीडियो है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में हम या इस क्लास में हम आपको क्या बताने वाले हैं या क्या पढ़ेंगे वो जान लें एक बार। इसमें हम बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे, उसका निर्माण और उसके उपयोग। फिर धावन सोडा के बारे में, उसका निर्माण और उपयोग। फिर पढ़ेंगे क्रिस्टलन का जल, इसके बारे में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ उसके निर्माण और उपयोग के साथ इस वीडियो को या इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सुने, हम पढ़ रहे थे लवण परिवार यानी सोडियम क्लोराइड और उससे जो उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं या जिनमें सोडियम क्लोराइड यानी नमक का प्रयोग होता है, उन पदार्थों को जान रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने पिछली वीडियो में जान लिया, ब्रंजक चूर्ण जान लिया, अब जान रहे हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये वही सोडा जैसे आप प्रयोग करते हैं, यानी खाने वाला सोडा भी इसे कहते हैं। इसे हम खा सकते हैं। इसके बारे में जानते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण कैसे होता है? जो सोडियम क्लोराइड हमारा साधारण नमक, उसके जलीय विलयन में जब CO2 और NH3 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती हैं, तब इसका निर्माण होता है, यानी बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3। इसे कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। इनको लिख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो रासायनिक सूत्र की बात कर लें, सीधे निर्माण की बात कर रहे हैं। इसको किससे प्राप्त किया जाता है? सोडियम क्लोराइड से। बेकिंग सोडा को सोडियम क्लोराइड से या के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये लाइन लिखें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। ये लाइन लिखनी ज़रूरी नहीं थी, लेकिन चूँकि हम लवण परिवार पढ़ रहे हैं सोडियम क्लोराइड के ऊपर, तो इसलिए लिखा है, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी। इसको कैसे प्राप्त करते हैं? देखो, ये सोडियम क्लोराइड है, इसका जलीय विलयन तैयार करेंगे तो जल होगा। अब इसमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित करेंगे,
तब तो बनेगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब प्रवाहित करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस, CO2 और अमोनिया यानी NH3। अब बनेंगे, एक तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड और एक बनेगा बेकिंग सोडा NH4Cl। ये हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड। और अब बनेगा बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक बार मैं चेक करता हूँ वीडियो को। सही है काम। हाँ, तो इनको आप जानते ही हैं कि ये तो सोडियम क्लोराइड, ये जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये अमोनिया है, ये अमोनियम क्लोराइड है और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। या बेकिंग सोडा को प्राप्त करने में सोडियम क्लोराइड एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है, या प्रयुक्त करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो इसके उपयोग की बात कर लें। इसके उपयोगों की बात करें तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में क्या होता है? एक तो अम्ल होता है और दूसरा बेकिंग सोडा होता है। इनका मिश्रण बेकिंग पाउडर बनता है। इनके मिश्रण से वो जो दूसरा अम्ल है वो द्रवल अम्ल लिया जाएगा, यानी जिसकी गति क्या हो? धीमी हो, मंद हो। खाने में प्रयुक्त होना चाहिए। ऐसा अम्ल लेंगे तो उसे कहेंगे मंद खाद्य अम्ल। जैसे कि हम उदाहरण के लिए टार्टरिक अम्ल लेते हैं, जैसे कि इमली में, इमली कौन सा होता है? टार्टरिक। कच्चे आम में यानी कैरी में किस में होता है? टार्टरिक अम्ल। उसे खाने में प्रयुक्त करते हैं। तो इनका मिश्रण क्या कहलाता है? बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर को बनाने में इसका उपयोग होता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में या बनाने में बेकिंग पाउडर को जान लेते हैं अलग से। जब उपयोगों की बात करें तो इतना ही लिख दें। अब इसको हम खुद ही जान रहे हैं अलग से कि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा तथा टार्टरिक अम्ल जैसे किसी मंद खाद्य अम्ल का, खाद्य यानी जिसको खाने में प्रयुक्त किया जा सके, खाने योग्य खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा टार्टरिक अम्ल। अब जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपने पढ़ा होगा, ये धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन साथ हमने अम्लों की क्रिया पढ़ी थी। तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और लवण। तो यहाँ भी क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करेंगे
हलवाई। कैसे करेंगे देखो, पहले तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर या जल में मिलाने पर, क्योंकि जल के साथ क्रिया होगी तब भी यही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त। या जल भी कैसा होना चाहिए, गर्म। या गर्म जल में मिलाने पर क्या बनेगा, CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है या उत्पन्न होती है। वैसे उत्पन्न शब्द ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हम शब्दों की व्याख्या नहीं कर रहे, तो पंक्ति को लिख लेते हैं। CO2 गैस उत्पन्न होती है। कैसे होती है देखो, यह आपका बेकिंग पाउडर है, इसमें एक अम्ल है कोई भी, उसके लिए हम H+ आयन ले लेते हैं, क्योंकि सभी अम्लों में क्या होते हैं, H+ आयन, हाइड्रोनियम आयन। इतना तो तुम्हें बताया था मैंने। कोई मंद खाद्य अम्ल, ये H+ उसी को दर्शा रहा है। अब देखो, इसको गर्म कर रहे हैं तो क्या मुक्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और इसका लवण। किसका, यहाँ सोडियम है तो सोडियम का अम्ल के साथ लवण। सोडियम का अम्ल के साथ लवण। ठीक है। अब इस प्रक्रिया का उपयोग, इस अपक्रिया का उपयोग कहाँ करेंगे, केक हो, पाव रोटी हो, इनमें फुलाने में करेंगे। जो खमीर होती है उसको फुलाने में इसका उपयोग किया जाएगा। बेकिंग पाउडर को गर्म करेंगे, उनमें मिलाएंगे, उनको जैसे गर्म करेंगे तो CO2 गैस उत्पन्न होगी और वो फूल जाएगी। पाव रोटी वो फूल जाएगी, और केक जैसे हैं इनमें क्या हो जाएंगे, ये मुलायम हो जाएंगे थोड़े, इनमें क्या कहते हैं उसको, स्पंजी, यानी छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र से हो जाएंगे, जिससे इनमें फुलाव आएगा थोड़ा सा। अभी इसको लिखने वाले हैं, इसको आप देखें। सही चल रहा है अभी तो। ठीक है। इसी का ही अभी एक पंक्ति लिखेंगे, फिर दूसरा उपयोग लिखेंगे। इसका पहला उपयोग है बेकिंग सोडा का। दूसरा उपयोग देखें, नहीं इसी को देखें। इसलिए या इसी कारण बेकिंग पाउडर का उपयोग
पावरोटी, एवं केक की खमीर को फुलाने में किया जाता है। पावरोटी हो, केक हो, इनमें खमीर को फुलाने में किया जाता है, जिससे ये या यह कोई भी खाद्य पदार्थ हो वह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। कौन? केक। तो इसको लिखने के बाद इसको इसी के नीचे लिखेंगे और फिर ये कंप्लीट होता पहला उपयोग बेकिंग पाउडर का। जबकि उसका उपयोग क्या था? बेकिंग सोडा का बेकिंग पाउडर के निर्माण में। ये तो हमने बेकिंग पाउडर के बारे में जाना है। इसको हम क्लियर करते हैं, क्लियर नहीं क्लीन। अब देखो दूसरा उपयोग किसका? बेकिंग पाउडर का उपयोग। पाउडर का नहीं, सोडा का। दूसरा उपयोग है बेकिंग सोडा का आमतौर पर उपयोग तो भूल गए, उपयोग भी तो लिखना है। उपयोग आमतौर पर रसोई घर में रसोई घर हो चाहे हलवाई की दुकान हो, तो बनाने वाला स्वादिष्ट कुछ भी बना जाए तो उसे कैसा बनाने की कोशिश करेगा हर कोई? स्वादिष्ट खस्ता, जिससे वो थोड़ा सा क्या हो जाए? कुरकुरा। खस्ता पकौड़े खाने में मज़ा आए, स्वाद भी आए, पकौड़े आदि बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े या अन्य सामग्री या खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। इसके अलावा हम इसके उपयोग और पढ़ लेते हैं एक दो। बेकिंग सोडा की प्रकृति है क्षारीय, जिसके कारण इसका प्रयोग किसके रूप में किया जा सकता है? एंटीएसिड के रूप में या पृथ्वी अम्ल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ना, आमाशय में अम्ल अधिक मात्रा में जैसे ही स्रावित होगा तो उसे उदासीन करने के लिए
प्रति अम्ल लेंगे या एंटासिड, तो इसका भी उपयोग किया जा सकता है एंटासिड के रूप में। उसमें तो हमने दूध या मैग्नीशियम का किया था, इसका भी कर सकते हैं। हमने मधुमक्खी के डंक के उपचार में इसी का उपयोग किया है, उसमें भी मैथोनिक अम्ल स्रावित हुआ था। तो बेकिंग सोडा का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जा सकता है। यह क्षारीय होने के कारण कौन? बेकिंग सोडा। यह क्षारीय होने के कारण अम्ल की अधिकता को या उसके आधिक्य को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। उदासीन करेगा तो तभी तो प्रति अम्ल का काम करेगा। अब एक और उपयोग जान लेते हैं, जो सोडा अम्ल अग्निशामक हैं उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं, इसका उपयोग ये तो मैं याद रखना है किसका उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अग्निशामक आप जानते हैं क्या होते हैं? आग बुझाने वाले उपकरण, यहाँ जिनसे आग बुझाई जाए। ये तो आपने देखे होंगे। सोडा और अम्ल क्यों लिए? क्योंकि तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण क्या होगा? आग बुझ जाएगी। आग जलानी हो ऑक्सीजन, बुझानी हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, देखें ये तो बेकिंग सोडा के उपयोग थे। पहला उपयोग हमने पिछली बार ही लिख लिया था, इनको आप देख सकते हैं। अब हम जानते हैं धावन सोडा के बारे में। अभी जाना बेकिंग सोडा, वो खाने वाला सोडा है, इसको धोने में प्रयुक्त करेंगे धावन सोडा। हुआ क्या, जो भी हमने बेकिंग सोडा लिया है उसको गर्म करेंगे तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट। उस सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ क्रिया करेंगे तो बनेगा धावन सोडा।
तो देख लेते हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इस सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ जब इसको क्रिया कराएंगे, इसको क्रिस्टलीकृत होने देंगे, तो क्या बनेगा? धावन सोडा। अभी हम क्रिस्टलीकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी जल के अणु इसके साथ जुड़ेंगे और कितने जुड़ेंगे? 10, तो बन जाएगा धावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करने पर या होने से धावन सोडा बनता है या प्राप्त होता है। देखो कैसे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको गर्म करेंगे तो बना सोडियम कार्बोनेट। इसकी जल के साथ क्रिया कराई या इसको क्रिस्टलीकृत होने दिया तो ये जल के 10 अणुओं के साथ जुड़ेगा केवल, और क्या बनाएगा? धावन सोडा। Na2CO3.10H2O, ये क्या है? धावन सोडा। ये क्या है? 10 जल के अणु इसके साथ जुड़े हुए हैं। किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट साथ। ये इसका निर्माण हो गया। अब इसके उपयोग देखें। उपयोग में बात करें, है तो ये सोडियम कार्बोनेट, लेकिन जल के अणु जुड़े हुए हैं। तो इस सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ करते हैं? देखो, कांच हो, कागज हो, साबुन, इन उद्योगों में इसका उपयोग करते हैं। एक यौगिक है सोडियम का बोरेक्स Na2B4O7, उस यौगिक के उत्पादन में इसका उपयोग करते हैं। जल की स्थायी कठोरता है, जो जल में कठोरता का गुण है, 2 तरह के होते हैं ना, कठोर और मृदु, और उसमें भी उस कठोरता को हटाना है जो स्थायी है, उसको हटाने में भी इस धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। और घरों में साफ सफाई के लिए भी इस धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। अभी इन्हीं को हम लिखेंगे। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, कागज एवं साबुन उद्योग में या इन उद्योगों में किया जाता है। ठीक, कांच हो, कागज हो, इनके जो उद्योग हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, बोरेक्स जैसे बोरेक्स का सूत्र क्या है? Na2B4O7। जैसे सोडियम
देखो ये सोडियम का यौगिक है, तो जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में इसका प्रयोग करते हैं, धावन सोडा का यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। यहाँ धावन सोडा पूरा लिखना है। अब तीसरा, धावन सोडा का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है या होता है या प्रयुक्त होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। और चौथा, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए धावन सोडा का उपयोग जल की स्थायी कठोरता को हटाने में या दूर करने में स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, दूर करने के लिए या कुछ भी कहें ख़त्म करने के लिए किया जाता है। सही है, मामला ठीक दिख रहा है ना। हमने कुछ नहीं जाना, इतना जाना है धावन सोडा, बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट। इसको क्रिस्टलीकृत होने देंगे, जल के अणु इसके साथ जैसे जोड़ेंगे 10 जल के अणु जोड़ेंगे, बनेगा धावन सोडा Na2CO3.10H2O। अब इसका उपयोग कांच, कागज, साबुन उद्योगों में, बोरक जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में, घरों में साफ सफाई के लिए और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, यानी रोक करके। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलन का जल, क्योंकि हमने क्रिस्टलीकृत किया, इसके बारे में जानेंगे। क्रिस्टलन का जल, अगली हेडिंग हमारी क्रिस्टलन का जल। इसमें क्या होगा, कोई भी यौगिक है उसमें जल के अणु जुड़े होंगे, बस इतना सा। इसकी परिभाषा बस नाम मात्र के लिख लेते हैं कि
किसी अणु के या यौगिक के, अणु के नहीं यौगिक के, किसी यौगिक के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहेंगे? क्रिस्टलन का जल। कहते हैं जैसे कि जलीय कॉपर सल्फेट की बात करें, CuSO4.5H2, फेरस सल्फेट, जलीय फेरस सल्फेट FeSO4.7H2, ऐसे ही अन्य अभी हमने पढ़ा है धावन सोडा, इसमें 10 जल के अणु हैं, कॉपर सल्फेट में 5 हैं और फेरस सल्फेट में 7 हैं। फिटकरी देखिए उसमें 24 जल के अणु होते हैं। और एक और अभी हम बात करेंगे जिप्सम, उसमें जल के 2 अणु होते हैं। लिख लेते हैं उदाहरण के लिए, जैसे जलीय कॉपर सल्फेट, जल के 5 अणु होते हैं। इसका सूत्र क्या है? CuSO4.5H2O। फेरस सल्फेट की बात करें, जलीय फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। धावन सोडा की बात करें, अभी आया है धावन सोडा, Na2CO3.10H2O। और जिप्सम की बात कर लेते हैं, ये अभी आने वाला है जिप्सम, तो क्रिस्टलन का जल कैसे कह रहे हैं? किसी यौगिक के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इस यौगिक में कितने हैं? 5, इसमें 7, इसमें 10, इसमें 2। तो ये तुम्हें याद रखनी है। फिटकरी का सूत्र क्या है? उसमें 24 जल के अणु होते हैं, उसको आप कमेंट करके बताएं। ये आपके लिए काम है, बड़ा लंबा चौड़ा सूत्र है, याद रखें। इसको आप देखें। देख लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं
प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? अभी हमने बेकिंग सोडा उसके उपयोग, धावन सोडा इसका उपयोग, फिर क्रिस्टलन के जल के बारे में बात की है कि किसी यौगिक में जो जल के अणु उपस्थित होते हैं उन जल के अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल। निश्चित होता है कि इस यौगिक के साथ इतने जल के अणु जुड़ेंगे, उन निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहेंगे? क्रिस्टलन का जल। अब हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा जिप्सम को गर्म करने से, और जिप्सम को गर्म करना है 373 केल्विन पर। जैसे ही गर्म करेंगे जिप्सम को 373 केल्विन पर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। बस प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे POP पॉप भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको आप जानते भी, आपने इसका नाम सुना होगा। पेरिस में नाम क्यों रखा गया? शायद पेरिस में खोजा गया हो पहली बार, या उपयोग किया गया हो, बनाया गया हो, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका निर्माण कैसे होता है, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसके उपयोगों की बात करेंगे। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर 373 केल्विन तापमान को नापने की ये SI इकाई है। वैसे किस में नापते हैं? डिग्री सेल्सियस में। उसमें से 273 घटाएंगे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर। 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट मतलब उसमें जल के 2 अणु हैं जिप्सम में, उसमें से 1.5 गायब हो जाएंगे, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का निर्माण होता है। जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जिप्सम को जैसे ही गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। यही क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, ये कैल्शियम सल्फेट, जल के 2 अणु जुड़े तो जिप्सम, इसको जैसे ही गर्म करेंगे, कितने ताप पर? 373 केल्विन ताप पर, तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। यही क्या है?
प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये क्या है? जिप्सम। जल के डेढ़ अणु अलग, आधा अणु जोड़े रहेगा तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके उपयोगों की बात करें। ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं पीएच के बाद, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, पहले भी इम्पोर्टेंट है, ये भी। इसके उपयोग की बात करें तो देखो, जो डॉक्टर होते हैं वो टूटी हुई हड्डियों को एक जगह रखने के लिए या स्थिर रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दूसरा, जो खिलौने होते हैं, सजावट के सामान होते हैं, मूर्ति होती हैं, उनको बनाने में, छोटी छोटी सी मूर्तियाँ, उनको बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को एक जगह स्थिर रखने लिए करते हैं। यानी वो कहीं हिले डोले नहीं, भागे नहीं, एक साथ चिपके रहें सही जगह पर। तो टूटी हुई हड्डियों को एक जगह स्थिर रखने के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर ये जल के डेढ़ अणु इसमें दोबारा जुड़ जाएं तो क्या बनाएगा? जिप्सम दोबारा से। और जिप्सम एक बहुत कठोर ठोस पदार्थ है, वो फिर हिलने नहीं देगा इसको। उस अपक्रिया को लिख लें, होगा क्या? इसी को उल्टा करके लिखेंगे। देखो, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या, एक सफ़ेद चूर्ण है। इसकी जल के साथ क्रिया करेंगे, जल के क्या अणु जोड़ेंगे इसमें? डेढ़ अणु जोड़कर क्या बनाएंगे? पुनः जिप्सम बनाएंगे। और यह जिप्सम बनकर क्या बनाएगा? उस हड्डी को एक जगह रखेगा। कठोर ठोस पदार्थ है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के डेढ़ अणुओं के साथ जुड़कर क्या बनाएगा? जिप्सम। और वो इतना कठोर ठोस पदार्थ है कि वो उसको हटने नहीं देगा। जहाँ लगा दिया बिल्कुल काम आएगा। काम ऐसे आएगा जैसे हड्डी का जोड़ है, उनमें कोई फ्रैक्चर आ गया है तो प्लास्टर का प्रयोग करने से वो जिप्सम बनेगा। जिप्सम फिर उसको हटने नहीं देगा, उनको जोड़कर एक साथ रखेगा और धीरे धीरे वो सही हो जाएगी। इस लाइन को लिखें, लिख ही लें। तुम तो खैर साल भर बाद, क्या 5 साल बाद तक नहीं बोलो, तुम्हारा तो खैर पता भी नहीं, लेकिन लिख ही देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हिंदी में लिखें पूरा। एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल के साथ जल के डेढ़ अणुओं के साथ जुड़कर पुनः जिप्सम
बनाता है जो कि एक कठोर ठोस पदार्थ है। ये तो इसका पहला उपयोग है कि डॉक्टर इसका उपयोग हड्डियों को जोड़ने या उनको एक जगह सही स्थिर रूप में रखने के लिए करते हैं। दूसरा उपयोग, इसको आप लिखेंगे, इसको देखें पहले। ये देख लिया। इनको देखने के बाद अब दूसरा उपयोग लिख लेते हैं। लिख लेते हैं। दूसरा उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने, एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है या करते हैं। खिलौने देखें, सजावटी सामान देखें, छोटी मोटी मूर्तियाँ देखें, उनको बनाने में या सतह को चिकना बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसी के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण कंप्लीट होता है। ये चैप्टर 5 वीडियोज़ में कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट चैप्टर 3 वीडियोज़ में कंप्लीट हुआ है। इसके बाद थर्ड चैप्टर आएगा। तो यहाँ तक जानने वाली बात एक ये है, क्या है कि आपको करना क्या है। समय अतिरिक्त हो सकता है आप अगले साल देख रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो, 5 साल बाद, या फिर देख रहे हैं तभी तो इस बात को सुनोगे कि मैं जो बोल रहा हूँ, या फिर 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद देख ही तो रहे होगे, तभी तो पता चलेगा। समय हो तो इन सभी को पहली वीडियो से लिख सकते हैं। लगभग मैंने कहा था 40 के आसपास वीडियो जाएंगी, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लिख लेंगे तो आपके पास बेहतरीन नोट्स तैयार होंगे। उनको आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो, पलट कर देख सकते हो। उनको लिखने से एक फ़ायदा ये है कि जब भी जो चीज़ समझ में नहीं आई, ये वीडियोज़ को दोबारा खोलोगे, क्लास 10th की साइंस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको देखोगे, उसमें सब कुछ आपको पहले से ही क्रमबद्ध रूप से मिलेगा। जो भी टॉपिक या बात या पॉइंट समझ में नहीं आया होगा वो आप वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ से तुरंत क्लियर हो जाएगा। उसको याद करेंगे, काम कंप्लीट।
अधिकतर प्रश्न तो इन नोट्स में से सीधे सीधे ही आएंगे। आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, बोर्ड परीक्षा, और उसमें हम दिखाई देंगे डायरेक्ट बहुत सारे प्रश्न आएंगे। कम से कम 60% तो मानो सीधे सीधे इन्हीं में से आएंगे, बिल्कुल हूबहू। इनको याद कर लेंगे तो सीधा लिख देंगे, और इनके याद होते ही आपके सब कुछ याद हो जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तुम्हारे साथ के, या दोस्त के, या कोई भी जानकार जो पढ़ने वाला हो, उसके साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, उसको भी इसके बारे में बताएं। और पढ़ने वाले ही यहाँ तक टेक सकते हैं, वरना यहाँ तक तो टेकने का सवाल ही नहीं है। तो हम शुरू करेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को, हमारे 3rd चैप्टर को। कोई भी नाम हो वो तब देखेंगे क्या नाम है उसका। तो हमारे साथ बने रहें, तब तक खूब पढ़ें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।